नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की जो क्लास होने वाली है वो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। आज की क्लास में हमने वो शब्द रखे हैं आपके जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, आपको सीधे इनसे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। आपको पता है कि हम वो शब्द लेकर के आते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, वो नहीं लेकर के आते हैं जो आते नहीं हैं। इन सभी को आपने विकल्पों में देखा होगा और आप विकल्प काटते समय या विकल्प प्रश्नों को हल करते समय सोच रहे होंगे कि इनका मतलब अगर पता होता तो ये प्रश्न हमारा हो जाता। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी प्रश्न होने वाले हैं, बहुत ज़रूरी शब्द होने वाले हैं। बात करते हैं इनकी, ये शब्द हैं क्या और इनका अर्थ क्या है। ठीक है, चैनल पर अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसी क्लासें आपको लगातार मिल रही हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, क्योंकि आपके लिए वो कंटेंट कराया जा रहा है जो आपके भी एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, आप लोग देखिएगा, जो पिछली क्लासें पढ़ चुकी हैं उनको भी देखिएगा। वो क्लासें हैं आपकी, जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं उन्हें पता होगा कि हम आपको वही कंटेंट कराते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आता है। फालतू की चीज़ें पढ़ने से मतलब ही क्या है? मतलब तो तब है जब हम उन चीज़ों को पढ़ें जो हमारे एग्ज़ाम में सीधा आएँ। ये सभी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले होंगे। इन शब्दों के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। क्लास को जल्दी जल्दी से दोस्तों, रिश्तेदारों में, जहाँ कहीं भी आप जुड़े हैं वहाँ पर शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक सब्सक्राइब किया नहीं है। हर क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी जेंडर रूढ़िवादिता की, कि जेंडर रूढ़िवादिता क्या है। ठीक है, चलिएगा बात करेंगे जेंडर रूढ़िवादिता की, जो समाज में लंबे समय से चल रही है, जिसमें लड़का लड़की के बीच भेदभाव जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे लड़कों को ताकत वाले काम दिए जाते हैं, जैसे भाला फेंकना, क्रिकेट खेलना, ट्रक चलाना, एवं लड़कियों को हल्के काम दिए जाते हैं, जैसे रस्सी कूदना, घर के काम करना, ठीक है, आदि। अब एक चीज़ समझिएगा आप लोग, जेंडर रूढ़िवादिता को ऐसे समझिएगा, जो प्राचीन समय से हमारे जीवन में चली आ रही हैं। जैसे हम क्या करते हैं, अपने समाज में ही लेकर चलिएगा, अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, अगर कहीं ताकत वाला काम आ गया, जैसे कोई बाहरी जैसे कोई काम आ गया, तो हम क्या करते हैं कि भाई को बुला दो, घर के जो लड़का होता है उसको बुला लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब कोई हल्का काम आता है, गृहस्थी का काम आता है, जैसे मान के चलिएगा आपके घर में मेहमान आ गए, मेहमान के आने पर हम क्या करते हैं, जैसे घर की जो बेटी होती है, महिला होती हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनसे कहते हैं जाओ चाय बना के ले आओ। ठीक है, और जो पुरुष होता है वो उनको स्वागत करता है, उनको बुलाता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि एक तरीके से रूढ़िवादिता है। अब मान के चलिएगा कि अगर हम ये कहें आपसे, अब तो खैर महिलाएं या पुरुषों में वो चीज़ नहीं रही है, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, अगर वो ये कहे कि महिला ट्रक चला रही है, ठीक है, अब एक कल्पना कीजिएगा, तो हमारा समाज इस चीज़ को बहुत वैसी नज़रों से देखेगा, ट्रक चला रही है महिला। तो मतलब ये जो रूढ़िवादिता हमारे अंदर होती है, इसी को जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर प्रश्न आपको इस तरीके से आएगा कि मान के चलिएगा कि एक व्यक्ति जो है, एक महिला है, वो ट्रक चला रही है, या एक महिला घर का काम कर रही है और उसका पति जो है वो ट्रक चला रहा है, तो उसमें कौन सी रूढ़िवादिता पाई जाती है? तो आपकी जेंडर रूढ़िवादिता होती है। वो कौन सी रूढ़िवादिता होती है? जेंडर रूढ़िवादिता होती है। ठीक है, मतलब समाज में महिलाओं पुरुषों को उनका काम बांट देना, उनके काम को अलग कर देना, एक तरीके से जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आता है कि महिलाएं केवल ये काम करेंगी और पुरुष ये काम करेगा। प्राचीन समय में जैसे पुरुष युद्ध लड़ता था, ठीक है, महिलाएं घर देखती थीं, घर का काम करती थीं सारा। ये चीज़ अभी भी बहुत जगह देखने को मिलती है। तो ये जो पाई जाती है असमानता, उसको ही हम जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं, क्योंकि हमने अपने पहले से उन चीज़ों में बदलाव किया नहीं है। ठीक है, इससे आपका प्रश्न आएगा, निकलेगा नहीं। अगला जो है वो आपकी है समावेशी शिक्षा। काफ़ी बड़े बड़े शब्दों में हमने इसीलिए लिखा है ताकि आप लोगों को मस्त तरीके से समझ में आए। नोट्स लिखते चलिएगा, लाइक करिएगा क्लास को। ठीक है, और आपको बेहतरीन क्लासें मिलने वाली हैं, इस चीज़ के लिए आप बेफिक्र रहिएगा। पिछली क्लासें जितनी भी पढ़ चुकी हैं आप लोग उनको देखेंगे। हर क्लास आपके लिए ज़रूरी है, कोई भी क्लास ऐसी नहीं है जो आप छोड़ सकते हो। हमने आपको वो क्लासें कराई हैं जिनसे आपके प्रश्न सीधे आपको देखने को मिल जाएं। अगली बात कर लेते हैं समावेशी शिक्षा के बारे में क्या है। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी के लिए समान शिक्षा। ठीक है, इसमें व्यक्ति के धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के हिसाब से उसे अलग नहीं किया जा सकता।
अब मान के चलिएगा कि मान के चलिएगा हम यूपी से हैं, ठीक है, हम लोग हिंदी बोलते हैं। अब कोई तमिल का बच्चा आ गया जिसे थोड़ी थोड़ी सी हिंदी आती है और लेकिन उसको पढ़ना यूपी में है, तो हमें भी उसका सहयोग करना, ये नहीं करना यार ये तमिल का बच्चा है तो इसको तमिल भाषा आती है तो इसको तमिल वाले स्कूल में पढ़ना है, ऐसे यूपी में तो पढ़ने का कोई हक ही नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि इसे हम एक उपलब्धि के रूप में ले सकते हैं कि अगर तमिल का बच्चा हमारी क्लास में आएगा तो हमें तमिल भाषा का भी ज्ञान होगा और उससे हिंदी भाषा का भी ज्ञान होगा। इससे क्या होगा, इससे हमारी कक्षा में बहुभाषा बढ़ेगी, हम काफ़ी ज़्यादा भाषाओं को सीखेंगे, काफ़ी ज़्यादा भाषाओं को जानेंगे। तो समावेशी शिक्षा हमारे लिए एक तरीके से एक बेनिफिट ही है, एक हमें बहुत ही उपलब्धि के रूप में लेना चाहिए इसको, ठीक है। हमें इसको ये नहीं करना चाहिए कि अरे नहीं 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 इस क्षेत्र का बच्चा है तो वहीं पढ़ेगा, इस जाति का बच्चा है तो वो नहीं पढ़ेगा, इस धर्म का बच्चा है तो वो अपने धर्म की ही पढ़ाई करेगा, इस तरीके से नहीं करना है। हमें सभी लोगों के लिए समान शिक्षा रखनी है। इससे क्या होगा, इससे उनके बारे में जानकारी मिलेगी, उनके धर्म के बारे में जानकारी मिलेगी, उनके रीति रिवाजों को हम जानेंगे, हमारे रीति रिवाजों को वो जानेंगे। इससे हमारे देश को जानने की हमारी जो इच्छाएँ हैं, हमारी जो शक्ति है वो प्रबल होगी, हम अपने देश के बारे में ज़्यादा अच्छा जान सकेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की जो शिक्षा होती है वो हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। समा से मतलब समान समझ लीजिए, सभी के लिए समान, ठीक है। इसमें कक्षा के बच्चों की बहुभाषा का विकास होता है। हमने क्या कहा, ये एक उपलब्धि के रूप में है। इसमें कक्षा के बच्चों का विकास होता है। कक्षा में मान के चलिए एक बच्चा इंग्लिश बोल रहा है, एक बच्चा पंजाबी बोल रहा है, एक बच्चा मलयालम बोल रहा है, एक बच्चा तमिल बोल रहा है, एक बच्चा तेलुगु बोल रहा है। तो इस तरीके की जो भाषा होगी, एक बच्चा हिंदी बोल रहा है, तो वो बच्चों में बहुत ज़्यादा भाषाओं का विकास होगा, ठीक है। बच्चा हर भाषा, अरे तुम्हारे यहाँ पे पापा को क्या कहते हैं, अरे तुम्हारे यहाँ पे फूफा को क्या कहते हैं, तुम्हारे यहाँ पे मम्मी को क्या कहते हैं, इस तरीके से तुम्हारे यहाँ पे चावल को क्या कहते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं उससे बच्चा काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपकी यह शीर्षगामी और आपका है समीप दूरामुखी, ठीक है। इससे आपके एक प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाता है, हर साल आता है। तो बात करें अगर शीर्षगामी की, तो इनका कोशिश करिएगा इनका नाम आप लोग इंग्लिश में ही याद करें, हिंदी में इनकी बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। सिफेलोकॉडल की बात करें अगर शीर्षगामी की, तो इसमें विकास सर से पैर की तरफ होता है, इतना याद रखिएगा। इसमें ज़्यादा नहीं आएगा, इसमें केवल अगर आएगा तो इतना ही पूछेगा कि बच्चे का विकास सर से पैर की तरफ हो रहा है, तो उसमें कौन से विकास है, तो वो आपका है सिफेलोकॉडल। दूसरा जो आता है आपके एग्जाम में के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो है प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। इसमें क्या होता है, समीप दूरामुखी में इसमें बच्चे का विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, मतलब। और इसमें सूक्ष्म गतिक कौशल, यहाँ पे सूक्ष्म पेशी कौशल लिख लेना चाहिए, सूक्ष्म है, ठीक है, सूचना की जगह सूक्ष्म कर लेना आप लोग। सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल का विकास होता है। सूक्ष्म पेशी कौशल क्या है, सकल पेशी कौशल क्या है। जो बड़ी मांसपेशियों का, जो हमारे शरीर की मांसपेशियां, उनका विकास ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे का पहले पूरे हाथ का विकास होगा, ठीक है, फिर उसके उंगलियों का विकास होगा, हल्का हल्का सा उंगलियां चलाए, फिर उंगलियां को उनको चलाएगा, मतलब पूरे शरीर में पहले बड़ी जो आपकी मेन मांसपेशी है पूरा हाथ, उसका विकास होगा, फिर उसकी उंगलियों का विकास होगा, फिर उन उंगलियों को चलाना सीखेगा। तो इस तरीके का जो विकास होता है वो हमारा समीप दूरामुख का विकास कहलाता है। इसका नाम आप लोग इंग्लिश में भी याद कर लें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगली जो आपकी है वो आपकी है स्थिति परक पद्धति। इससे आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आपके आते हैं और आप विकल्पों में ज़्यादा इनको देखते हैं। हिंदी पेडागोजी में ये आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। क्या है कि भाषा शिक्षण के लिए वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति स्थिति परक पद्धति कहलाती है, ठीक है। मतलब भाषा शिक्षण में वास्तविक और व्यवहारिक चीज़ों का उपयोग करते हैं, उन दोनों को मिलाकर हम सरलतापूर्वक चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। तो उससे जो शिक्षार्थियों में एक तरीके से सीखने की में रुचि बढ़ती है, उन चीज़ों को जानता है। तो ये जो जानना होता है वो हमारी स्थिति परख के द्वारा होता है। स्थिति के एक तरीके से समझिए कि स्थिति के अनुसार, वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति के अनुसार हम चीज़ों को जब जानते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो वो हमारा जो हमारी रुचि बढ़ती है, उन चीज़ों से जो हमारा विकास होता है, जो पद्धति कहलाती है वो पद्धति आपकी होती है स्थिति परक पद्धति, ठीक है। अगली आपकी देख लेते हैं संप्रेषणात्मक उपागम। ये क्या होता है, इसकी बात करें तो ये व्यक्ति की यह विधि जो है, इसमें शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित होती है, ठीक है। क्या होती है कि व्यक्ति के वास्तविक जीवन की परिस्थितियों
में से संबंधित होते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उन चीज़ों से जो विकास होता है, उससे बोलने में जो हमारा विकास होता है, वाचन कौशल बढ़ता है और चीज़ों का विकास होता है। तो यही आपकी जो वास्तविक परिस्थितियों में जो भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं आमने सामने से, उस तरीके से जिन चीज़ों का विकास होता है वो हमारी कहलाती है संप्रेषणात्मक उपागम। ठीक है, बहुत कठिन शब्द आप सोचिएगा, जो शब्द बोलने में भी आपको दिक्कत होती होगी वो शब्द एग्जाम में आने में तो हवा खराब हो जाती है, लेकिन इसमें यही होता है कि आपकी वास्तविक समझते हैं कि जो आपके मौजूद समय में जो चीज़ें हैं, आप आमने सामने करके जो बात कर रहे हैं उससे आपकी संबंधित है और ये आपकी बाल केंद्रित है। आगे भी क्लास में आपको ऐसे ही टॉपिक मिलते रहेंगे अच्छी तरीके से। 2 से 3 दिनों में आपकी मैथ मैराथन होने वाली है, जिसमें आपकी मैथ की पूरी पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी। उस क्लास को देखने के बाद में आपको मैथ पेडागोजी पढ़ने की हम तो कहें शायद ही ज़रूरत पड़े। उसमें हमने हर वो प्रश्न रखा है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे क्या होगा कि जैसे ही वो क्लास अपलोड होगी आपको मिल जाएगी। ये भी क्लासें आपके लिए समझिएगा, हर क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो शब्द हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो पढ़ते रहिएगा, अच्छी तरीके से तैयारी करिएगा, शेयर जरूर करिएगा साथियों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, या जो कोई भी आपकी जानकारी में हो और सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। हर किसी तक इस क्लास को पहुंचाना है आपको। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्लासें आपको टाइम पर मिल जाएंगी। लाइक करेंगे, क्लास बताएंगे आपको कैसी लगी। बहुत ज़रूरी क्लास होने वाली है। चलते हैं इसी के साथ में, ध्यान रखिएगा अपना और बोलिएगा हमारे साथ। जय हिंद।